साथियों नमस्कार। एक कंपनी जिसका शेयर 350 रुपये पर पहुंच गया था, लेकिन ये लुढ़कते लुढ़कते 2 रुपये पर आ गया। लेकिन फिर से ये कंपनी संघर्ष करती है और संघर्ष करने के बाद अब इस कंपनी के शेयरों को खरीदने के लिए होड़ लगी हुई है। इस कंपनी का वर्तमान, भूत, भविष्य क्या होगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और जब भी कोई इस कंपनी का नाम लेगा तो सारा परिदृश्य आपके सामने होगा। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। कंपनी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। S24 न्यूज हर कंपनी के बारे में पूरी ही जानकारी शुरू से लेकर एंड तक लेकर आता है, और इसके बाद आप भी अपना डिसीजन भी ले सकेंगे कि हम शेयर होल्डर्स जो इसका शेयर होल्डिंग करें या नहीं करें। और दूसरी बात, जब आप शेयर होल्ड करते हैं और जब कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिलती है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि एक इंटरेस्ट ऐसा कहानी और रिलेटेड आपको एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं, आपको गर्व महसूस होगा इस S24 चैनल पर। फिर भी आपके मन में अगर कंपनी के प्रति कोई डाउट रहेगा तो आप बिना झिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का भी रिप्लाई किया जाएगा। हम आपको बताना चाहेंगे किस प्रकार इस कंपनी ने अपने इनकम में लगातार गिरावट की, और इसके बाद अब फिर से ये क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे क्या कारण है। साथ में जानेंगे कि अब जो कंपनी है लगातार बढ़ रही है, उससे इसके शेयर होल्डर्स हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कंपनी पब्लिक के भरोसे ही चल रही है। यानी कि इसके सारे सबसे ज़्यादा जो शेयर हैं वो पब्लिक के पास हैं, कंपनी के पास भी नहीं है। और ये पब्लिक के साथ धोखा करेगी या नहीं, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। हम जिस कंपनी के बारे में बात करना चाहते हैं वो इस कंपनी के CEO यानी कि MD फाउंडर हैं। इनका जन्म 1998 में गुजरात के राजकोट में हुआ था। इनके पिता के पास कपड़े का व्यवसाय था, और उस समय उनके पिता को यानी कि जो कपड़े के व्यवसाय में जिस कमी का सामना करना पड़ता था वो थी बिजली। बिजली की कमी की वजह से इनके पिता के व्यवसाय में काफ़ी लॉस होता था, क्योंकि बिजली नहीं आने की वजह से कर्मचारियों को बिना काम किए ही पूरा पेमेंट करना पड़ता था। तो ऐसे में काफ़ी लॉस उसके पिता को यानी कि इनके व्यवसाय को हो रहा था। उसी समय इसके दिमाग में एक सोच आती है कि ये 2 टरबाइन खरीद कर लेकर आता है, और 2 टरबाइन के माध्यम से 2 टरबाइन जो होते हैं वो विंड एनर्जी के यानी कि यहाँ पर पवन ऊर्जा के 2 टरबाइन होते हैं, और उनको ये लाकर अपने लिए, खुद के लिए बिजली है जो उत्पादन करता है। और ऐसे में इनका व्यवसाय ज़बरदस्त चलता है, 24 घंटे बिजली मिलती है। लेकिन इसके पास कुछ लोग और भी बिजली मांगने आते हैं। तभी इसके दिमाग में एक सोच आती है कि क्यों ना बिजली उत्पादन के विंड एनर्जी पर ही काम किया जाए। और दोस्तों वही होता है कि ये 2 टरबाइन से लगातार वृद्धि करते हुए इसको ऑर्डर मिलने स्टार्ट होते हैं, और ये अपने विंड एनर्जी की एक बहुत बड़ी कंपनी जो कि एशिया में इस समय नंबर 4 पर है, एक बहुत बड़ी कंपनी का निर्माण कर देता है। उस समय पवन ऊर्जा जो जिस समय ये पवन ऊर्जा की इस कंपनी का निर्माण करते हैं, वंड पावर लिमिटेड कंपनी का जो निर्माण करते हैं, उस समय उसका सबसे ज़्यादा बोलचाल था। लेकिन इसके एक कमी इसको महसूस होती है, हम आपको बताना चाहेंगे। जिस कंपनी का इसने निर्माण किया था उस कंपनी का नाम क्या है और इनका नाम क्या है, ये आपके सामने है। दरअसल इनका नाम है तुलसी तांती, जो कि ये फाउंडर और CMD हैं सुज़लोन एनर्जी का। और इस कंपनी के नाम आपने ज़रूर सुना होगा। सुज़लोन एनर्जी की शुरुआत इस प्रकार होती है, और इनके जो फाउंडर हैं आपके सामने हैं। शुरुआत में जब ये विंड एनर्जी, सुज़लोन एनर्जी की स्थापना करते हैं, तो दरअसल इनका सफल होना बहुत ही अति आवश्यक हो गया था। इसको इतने ऑर्डर मिले कि इसने उस कंपनी के 17 देशों में इकाइयाँ खोल दी थी। लेकिन एक कमी इसे ज़रूर नज़र आई थी, क्योंकि ये हर पूरे किसी भी देश में प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाया। शुरुआत में इसकी कंपनी में शेयर में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला, और वो 350 से पार चले गया। लेकिन 17 देशों में फैली इकाइयों को संभालना और उन पर काम करना दोस्तों, इसके लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गया। अब अनकंफर्टेबल के पीछे एक कहानी भी है।
जैसे ही ये कंपनी है जो बढ़ने लगी थी, उसी समय साल 2007 के आसपास एक चर्चा आ जाती है, यानी कि जो विंड एनर्जी थी, जो पवन एनर्जी की जो बोलबाला था वो ख़त्म होने लगता है और एक सोलर एनर्जी नाम का एक यहाँ पर वाक्य आता है क्योंकि अब भविष्य में सोलर एनर्जी को लेकर है जो बोलबाला शुरुआत होती है 2007 से और ये लगभग 2019 के आसपास तो चरम सीमा पर पहुंच जाती है। इस समय सोलर एनर्जी की ऑर्डर ज़्यादा मिलने लगते हैं और विंड एनर्जी के ऑर्डर हैं जो ख़त्म होते हैं। धीरे धीरे कंपनी का जो शेयर 350 पहुंचा था वो धीरे धीरे 2 रुपये पर आ गया। ये है इनकी नाकामी का कामयाबी। दोस्तों इसके पीछे एक दूसरा कारण भी है कि इन्होंने जो 17 देशों में इकाइयाँ खोली थी उनको संभालने के पीछे पीछे प्रॉपर तरीके से उस पर काम नहीं करना, किसी भी देश में पूरी तरह उस पर व्यवस्था नहीं कर पाना इस कंपनी का मुख्य लॉस का कारण भी बनता है और धीरे धीरे इसको ऑर्डर मिलना भी कम हो गए और ये धीरे धीरे कंपनी कर्जे में डूबती ही चली गई। 1998 में इनका जन्म हुआ था, लेकिन 1 अक्टूबर साल 2022 को महाराष्ट्र के पुणे में इनका निधन हो जाता है और कंपनी की बागडोर चले जाती है दूसरे के हाथ में। यानी कि इस कंपनी के जो नए सीईओ होते हैं और जो कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं उनका नाम आपके सामने है। दरअसल जयराम प्रसाद चलसानी इस समय इस कंपनी के वर्तमान सीईओ हैं। जेपी चलसानी की बात करते हैं तो इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसको कंपनी का जादूगर कहा जा रहा है। जिस प्रकार इसने कंपनी को इस प्रकार गिरती हुई कंपनी को इस प्रकार बढ़ाया है कि शेयर होल्डर्स में शेयर खरीदने की होड़ लग गई है। आखिरकार ने इसने कंपनी के बारे में क्या क्या किया उसके बारे में और आने वाला भविष्य में ये क्या करने वाला है, क्योंकि ये जानना आपके लिए अति आवश्यक है। चलिए हम आपको बताना चाहेंगे ये जेपी चलसानी कौन है। जेपी चलसानी की बात करें तो जेपी चलसानी जो हैं इनको करीब करीब 40 साल का एक्सपीरियंस है जो कि इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज के अंदर इसने कमाया है। साथ में इन्होंने सबसे बड़ी कंपनी आपके सामने रहेगी एनटीपीसी का, आपने नाम सुना होगा, इसमें भी इसने काम किया है। एनटीपीसी के अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपनी रिलायंस पावर में भी इसने काम किया है और सबका एक्सपीरियंस इसके साथ है। इसे कंपनी का जादूगर क्यों कहा जा रहा है और अब इसने जो कंपनी के लिए किया है उससे शेयर में इतनी लगातार वृद्धि हो रही है, लोग शेयर को खरीदने के लिए बढ़ रहे हैं, शेयर होल्डर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक खतरा मंडरा रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा शेयर पब्लिक के पास ही हैं। अभी कंपनी के पास इसके शेयर बहुत ही कम हैं। अब हम बात करते हैं इस जेपी चलसानी ने क्या किया कि कंपनी के शेयरों की खरीदने की होड़ लग गई। तो सबसे पहला हम आपको बताना चाहेंगे जैसे जेपी चलसानी इस कंपनी के सीईओ बनते हैं, हालांकि इनका रीअपॉइंटमेंट भी होता है, जो कि इनका रीअपॉइंटमेंट की अगर हम डेट की बात करें तो इनका रीअपॉइंटमेंट होता है अप्रैल यानी कि 5 अप्रैल 2023 में ये कंपनी के फिर से सीईओ बनते हैं। हालांकि शुरुआत ये 2021-22 से कर देते हैं और फिर से इसको रीअपॉइंट किया जाता है। सबसे पहले ये कदम उठाता है कि सुजलोन एनर्जी पर जो कर्जा था, करीब सुजलोन एनर्जी पर 3,300 करोड़ रुपए का कर्जा था, तो उस कर्जे को सबसे पहले ये चुकाते हैं और जैसे कर्जे को चुकाते हैं तो शेयर होल्डर्स को इसकी जानकारी लगती है और इसके शेयर को खरीदने में होड़ लग जाती है। अच्छा, इसके बाद ये और भी काम करता है। फिर ये कंपनी लड़ना शुरू कर देती है और ये ज़बरदस्त तरीके से लड़ती है जेपी चलसानी की चाल के अकॉर्डिंग। आपको बताना चाहेंगे दरअसल ये कंपनी है जो सबसे पहले जो अडानी ग्रीन एनर्जी है, अडानी ग्रीन एनर्जी से 48.3 मेगावाट का एक कॉन्ट्रैक्ट जीत लेती है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों ये फिर से एक पटक और देती है और जो दूसरी पटक देती है वो टोरेंट पावर को देती है। टोरेंट पावर से भी ये कंपनी है जो करीब करीब 300 मेगावाट का एक कॉन्ट्रैक्ट और जीत लेती है। इस प्रकार इस कंपनी को अब लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। हाल ही की हम बात करें तो इस कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर जो मिला है वो मिला है एनटीपीसी से, यानी कि एनटीपीसी के साथ इसने एक समझौता किया है और एनटीपीसी के लिए 1600 मेगावाट का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब इस कंपनी के शेयरों में घोड़े की तरह वृद्धि हो रही है
क्योंकि अब ये कंपनी है जो जेपी चलसानी के हाथ में आ चुकी है, जिसे इसे कंपनी का जादूगर भी कह सकते हैं। चलिए हम आपको बताना चाहेंगे इसके ऑर्डर्स के बारे में। दोस्तों हाल ही में सुज़लोन एनर्जी को 10 सितंबर 2024 में एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो कि एनटीपीसी के द्वारा दिया गया है। एनटीपीसी को विंड एनर्जी के लिए जो ऑर्डर मिला है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो 1166 मेगावाट का है, जो कि बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, जो इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। इसके अलावा अभी दोस्तों 4 दिसंबर की बात है, 4 दिसंबर 2024 को भी इस कंपनी को एक और कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो कि जिंदल रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा मिला है। जिंदल रिन्यूएबल्स कंपनी को भी आप यहाँ पर कह सकते हैं, एक तरह से स्टडी कर सकते हैं जिंदल रिन्यूएबल कंपनी के बारे में। इसके भी शेयर में भी कुछ समय पहले जबरदस्त उछाल देखने को मिला था, जब इसने एनटीपीसी के साथ जब ये इसने सुज़लोन एनर्जी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर समझौता किया है। सुज़लोन एनर्जी के साथ जिंदल रिन्यूएबल के द्वारा 302.4 मेगावाट का एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया गया है। तो दोस्तों ये है इस सुज़लोन एनर्जी की रफ्तार, जो कि अब लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे भी इस कंपनी के बारे में फिर से कोई इन्फॉर्मेशन आता है, हम आपको तुरंत और ज़रूर सूचित करेंगे। अब जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में कि इसका चार्ट परफॉर्मेंस क्या है और किस प्रकार इस कंपनी ने गिरावट और अब इस कंपनी ने बढ़ोतरी की है। साथ में जानेंगे इसका प्रॉफिट और शेयर होल्डर्स पैटर्न क्या है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है और पूरी जानकारी मिली है तो कमेंट कर जरूर बताएं। वर्तमान में सुज़लोन एनर्जी का जो शेयर है वो 66.41 रुपये पर काम कर रहा है, लेकिन इस कंपनी की अगर हम कंडीशन देखते हैं तो आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में ये इसका जो शेयर है वो 1.84 यानी कि 10 दिसंबर 2019 का अगर हम इसके शेयर का प्राइस देखें तो 2 रुपये से भी इसका नीचे शेयर गया था। लेकिन साल अगर हम इसका ऑल ओवर रिपोर्ट देखते हैं तो ऑल ओवर रिपोर्ट को देखकर तो आप चौंक जाएंगे। जब इस कंपनी की शुरुआत होती है, क्योंकि उस समय विंड एनर्जी पवन ऊर्जा का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, जैसा कि आपके सामने है। ये इसकी शुरुआत 2005 में 166.88 रुपये के आसपास होती है, जब ये स्टॉक मार्केट में आती है। लेकिन इसके बाद दोस्तों इसमें थोड़ा उठा पटक जरूर देखने को मिलता है, लेकिन साल 2007 के आसपास जैसा कि आपको बताया था ये 337 के आसपास जाता है और 2007 में ही सोलर एनर्जी पर चर्चा शुरू हो जाती है और इसके बाद ये दोस्तों इसमें एक बड़ा झटका लगता है कि ये 220 पर आ जा है। हालांकि फिर ये कंपनी में थोड़ा जरूर चढ़ाव देखने को मिलता है, 268 के आसपास आता है, लेकिन उसके बाद ये कंपनी है जो लगातार नीचे गिरती ही चले जाती है। ये कंपनी इतना गिरती है कि इसके बारे में कोई अफसोस यानी कोई इतना सोच भी नहीं सकता कि ये कंपनी इतना गिर सकती है। लेकिन दरअसल हुआ इतना कि सोलर एनर्जी की जो कंपनियां हैं उनमें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला और 2019 के आसपास तो वो चरम सीमा पर थी। अच्छा हम बात करते हैं एक घटना के बारे में। आपको बताना चाहेंगे हमारे एक एसएससी थे रेलवे में, उन्होंने उस समय यानी कि लगभग 2007 के आसपास उन्होंने 1 लाख रुपए के इस कंपनी का शेयर खरीदे थे और जैसे ही उसने शेयर खरीदे थे तो ये कंपनी है जो जबरदस्त 326 के आसपास गई थी, तो उसको विश्वास हुआ कि इसको बेचा नहीं जाएगा। लेकिन जब इस कंपनी में लोअर सर्किट लगा तब उसको बताया भी गया था कि इस कंपनी के शेयर बेचकर आप बाहर निकल आइए, लेकिन उसको विश्वास था कि ये कंपनी बढ़ेगी। लेकिन दरअसल दोस्तों जब तक वो संभले तब तक इसका शेयर बहुत ही नीचे आ गया था, यानी कि मात्र उसने 1 लाख रुपए उस जमाने में लगाया और 2008 और 9 के बीच उसने आसपास करीब अपने 1 लाख का 10,000 रुपया ही निकाला। तो दोस्तों इस बात पर भी खासा ध्यान रखें, जब कंपनी में गिरावट लगातार हो रही है तो उस समय शेयर होल्ड करने के बारे में कम सोचना चाहिए। कंपनी में ऐसा क्या फ्रॉड हुआ है, कंपनी क्यों नहीं चल रही है, इसका भविष्य क्या रहेगा, इस समय क्या चल रहा है, उन सब बातों पर गौर जरूर करना चाहिए। इसलिए हम आपको ये सलाह दे रहे हैं। दोस्तों जैसे जैसे कंपनी में गिरावट देखने को मिलती है, आप देख रहे हैं ये कंपनी में गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन इस कंपनी पर जो मोड़ आता है आपको बताना चाहेंगे, ये मोड़ जो आता है 2020 और 21 के आसपास आता है, जब जो कंपनी के फाउंडर थे तांती जी,
उनका निधन हो जाता है। कंपनी की बागडोर है जेपी चलसानी के पास आ जाती है। सबसे पहले वो चमत्कार करते हैं कि इस कंपनी का जो कर्जा है वो चुकाते हैं और फिर लड़ाई लड़ते हैं। तो जैसे ही इसके बारे में जानकारी लोगों को लगती है तो दोस्तों इस कंपनी के शेयरों को खरीदने में होड़ लग जाती है और इसको बड़े बड़े ऑर्डर लगते हैं। 2022 का आप देख सकते हैं जो शेयर 1.84 पे था वो शेयर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और बढ़ते बढ़ते जब एक पॉइंट आता है 2023 जहां से ये कंपनी चलसानी के जादूगर के अंदर आ जाती है और इसका जादूगर ऐसा चलता है कि अब ये शेयर है जो मुड़कर वापस पीछे की तरफ नहीं देख रहा है। आप देख सकते हैं लगातार इस कंपनी के शेयरों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और यदि इसी प्रकार ये काम करते रहे और जिस प्रकार सोच बदली गई है और इसी प्रकार यदि और आगे सोच बदला जाए और व्यवसाय को मजबूत किया जाए तो ये कंपनी सुजलोन एनर्जी अपना नाम कमा सकती है। वापस से टॉप 10 कंपनियों में जो 10 नंबर पर है ये वापस अपना नाम आगे की ओर बढ़ा सकती है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताएं। अब हम इसके बारे में और स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि वर्तमान में इसका बैलेंस शीट क्या है, इसके प्रोमोटर्स होल्डर्स कितने हैं और इस कंपनी को लाभ हुआ है या नहीं। इसका शुद्ध PBIDT यानी कि प्रॉफिट विद इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन और टैक्स के अभी इसमें इसने ये नहीं दिया है, तब इसको प्रॉफिट है जो 1330 करोड़ रुपए का हो रहा था। लेकिन जैसे ये इंटरेस्ट दे देती है और डेप्रिसिएशन दे देती है, टैक्सेशन दे देती है यानी टैक्स भी ये पे कर देती है। अब आपको बताना चाहेंगे इसका इंटरेस्ट आप देखना चाहोगे तो कितना कम हो गया है, ना के बराबर इसका इंटरेस्ट है इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी, क्योंकि इसने कर्जा है जो चुका दिया है। इसका डेप्रिसिएशन आप देख सकते हैं 184 करोड़ रुपए का था। इसके बाद इसने टैक्स सरकार को नहीं दिया है ये कहते हुए कि उसके पास पब्लिक का पैसा है जो कि टैक्स पे नहीं है। इस प्रकार दोस्तों हम बात करें तो इस कंपनी को नेट जो प्रॉफिट हुआ है साल 2024 में 9 तक 959.65 करोड़ रुपए है। इस कंपनी की ये स्थिति थी उस समय से लेकर अब तक हम बात करें तो अभी तक इस कंपनी ने खास कोई डिविडेंड किसी को नहीं दिया है, क्योंकि कंपनी के पास खुद का कुछ पैसा ही नहीं है, ना ही इसके पास प्रॉफिट है, तो ये डिविडेंड कहाँ से देगा। ना इसने कोई स्प्लिट ना राइट्स कुछ भी इसने ऐसा कोई खास बाजार के अंदर ताकत नहीं दिखाई थी। इस कारण भी ये कंपनी है जो लगातार घटती ही चली गई। अच्छा अगर हम अब बात करते हैं इस कंपनी के बारे में तो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स जैसे कि आपको बताया था अभी भी इस कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स यानी कि कंपनी के पास मात्र 13.25% शेयर है और पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा शेयर 86.75 है, यानी कि अभी भी ये कंपनी पब्लिक के हाथों में ही है। हालांकि कुछ समय बाद इसमें FFI भी बढ़ा हुआ है, यानी कि जैसे विदेश इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो उस समय आपको एक संकेत मिलता है कि इस कंपनी का शेयर बढ़ने वाला है। अब आप FFI को देखेंगे तो लगातार ये बढ़ते हुए नजर आ रहा है, इससे कंपनी की मजबूती की ओर संकेत भी मिल रहे हैं। दोस्तों आपको कंपनी के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है, फिर भी आपके मन में कोई डाउट कोई संदेह है तो आप पूछ सकते हैं, हम आपके साथ जरूर आपके विचारों का सम्मान करेंगे।